नमस्कार, कैसे हैं आप सब। महमूद गजनवी सीरीज की हम बात कर रहे थे और सीरीज का पहला चैप्टर हम निपटा चुके थे और इसमें 2 ही चैप्टर बनने थे। दूसरे चैप्टर की आज हम बात करेंगे। पहले चैप्टर में क्या पढ़ा है एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो पहले हमने महमूद गजनवी में क्या देखा, इनकी वंशावली देखी। वंशावली में क्या देखा, पहले हमने देखा अलप्तगीन होता है, अलप्तगीन के बाद उसका पुत्र पीरितगीन आता है, उसके बाद अलप्तगीन का जो दामाद है और गुलाम सुबुक्तगीन आता है और सुबुक्तगीन के बाद महमूद गजनवी सत्ता संभालता है। 2 उपाधियां लेता है, यामिन उल मिल्लात और यामिन उद दौला, और इसके बाद ये महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करने की शपथ लेता है कादिर बिल्लाह के समक्ष जो खलीफा थे। और यहीं से शुरू होती है वो दास्तान कि जब महमूद गजनवी भारत के अंदर प्रवेश करेगा। महमूद गजनवी ने टोटल 17 आक्रमण किए और 17 आक्रमण में हम ज्यादातर 4 या 5 ही जानते हैं, लेकिन आज हम पूरे के पूरे जितने 17 आक्रमण हैं 17 के 17 आक्रमण की चर्चा कर लेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पे। बने रहिए और देखते रहिए मेरे साथ महमूद गजनवी। आइए देखते हैं महमूद गजनवी के 17 आक्रमण। कॉपी पेन जरूर निकाल लीजिएगा और नोट करते रहिएगा। देखिए महमूद गजनवी के 17 आक्रमण में सबसे पहले तो ये जानिए कितने से कितने के बीच हुए, 1000 से 1027 के बीच टोटल इसने 17 बार आक्रमण किए। और इनमें सबसे खतरनाक आक्रमण सोमनाथ मंदिर की लूट थी, जिसको हम देखते हैं आगे। देखिए पहला आक्रमण की बात करते हैं 1000 ईस्वी में हुआ और 1000 ईस्वी में इसने अफगानिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों को ही लूटा। ये एक परीक्षण था भारत में घुसने का कि देखते हैं यहाँ के शासक मजबूत हैं या नहीं, ये हमें भारत में जाने देंगे या नहीं जाने देंगे। लेकिन यहाँ के क्षेत्रों को आसानी से जीत लेता है और इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अब ये पेशावर क्षेत्र, पाकिस्तान का पेशावर क्षेत्र जो कि हिंदू शाही राजाओं के अंतर्गत आता है, उस पर आक्रमण करने के लिए तैयार रहता है। और अगला आक्रमण करता है 1001 में। 1001 में यह राजा जयपाल पर, जो कि पेशावर के राजा थे, उन पर आक्रमण करता है और आक्रमण करके इन्हें परास्त कर देता है। ये जयपाल वही हैं जो इनके पिता सुबुक्तगीन से 2 बार हार चुके थे। मनोबल वैसे भी टूटा हुआ था और बेटे ने भी हरा दिया। तो तुर्कों से बार बार हारने के कारण आत्मग्लानि से इन्होंने आत्महत्या कर ली थी, ऐसा इतिहास में माना जाता है। तो आत्मग्लानि से इन्होंने आत्महत्या कर ली थी, तो ये जान लीजिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और देखिए तीसरे युद्ध की बात करें 1003 की ये बात है। भेरा का क्षेत्र रहता है, भेरा यमुना नदी के ऊपर वाला क्षेत्र रहता है। भेरा में कुछ नहीं मंदिर और दुर्ग होते हैं और चूंकि धन संपत्ति लूटना भी इसका प्रारंभिक उद्देश्य था, इसलिए धन संपत्ति लूटता है, मंदिर तोड़ देता है, मंदिर विनाश करता है और धन संपत्ति लूट लेता है और इसके बाद लेके चला जाता है। चौथे युद्ध की बात करते हैं 1004 में। ये थोड़ा खतरनाक युद्ध रहता है भटिंडा। भटिंडा के एक शासक हुआ करते हैं बाजीराव। बाजीराव से युद्ध होता है, बाजीराव परास्त हो जाते हैं और बाजीराव ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते, ये भी आत्महत्या कर लेते हैं। तो 2 शासक ऐसे कौन से हैं जिन्होंने महमूद गजनवी के आक्रमण से हतोत्साहित होकर आत्महत्या कर ली, तो बाजीराव और जयपाल। अब महत्वपूर्ण आक्रमण की बात करते हैं सबसे ज्यादा, जहां से थोड़ी कूटनीति शुरू होती है, वो है मुल्तान आक्रमण। मुल्तान का क्षेत्र तो आप जानते ही हैं, 1006 की बात है। ये 5वां आक्रमण है मुल्तान पर। मुल्तान पर 5वां आक्रमण। यहाँ के शासक रहते हैं दाऊद, और दाऊद महमूद गजनवी से भिड़ते हैं लेकिन इसका सामना नहीं कर पाते हैं। दाऊद परास्त हो जाते हैं और दाऊद को खत्म कर देता है और इसकी जगह सत्ता लेता है फिर बाद में सुखपाल। सुखपाल कौन है? सुखपाल जयपाल के पोते हैं। तो आखिर सुखपाल जो कि शत्रु का पोता है, उसे गजनवी क्यों मुल्तान का क्षेत्र देगा? इसलिए देता है कि सुखपाल बहुत ही बढ़िया कूटनीति अपनाते हैं। सुखपाल जब मुल्तान का शासक दाऊद हारने की कगार पे होता है, उसी समय इस्लाम का प्रचार प्रसार करना शुरू कर देता है और इस्लाम धर्म स्वीकार भी कर लेता है। ये खबर महमूद गजनवी को मिलती है और महमूद गजनवी इससे प्रसन्न होकर इसको ये क्षेत्र दे देता है कि ठीक है, आप आजीवन इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करोगे और इस्लाम की जो प्रथा है उसी के अनुसार शासन चलाओगे। तो मुल्तान का क्षेत्र सुखपाल ले लेता है एक कूटनीति के तहत
लेकिन सुखपाल यहाँ पे एक खेल खेलता है 1008 में। 1008 में अपने पिता आनंदपाल जो कि पंजाब के शासक थे, आनंदपाल को बुलाता है कि आइए आप संयुक्त सेना लेके आइए, जिसमें संयुक्त सेना में थानेश्वर, कन्नौज और अजमेर शासक रहते हैं। इनको इकट्ठा कीजिए और आप आइए, हम सब संयुक्त रूप से महमूद गजनवी को ललकारते हैं और उसको युद्ध के लिए आमंत्रित करते हैं। ऐसा ही होता है, आनंदपाल संयुक्त सेना लेके पहुंचते हैं, सुखपाल की सेना के साथ मिल जाते हैं और महमूद गजनवी को दहाड़ते हैं कि आओ हमसे युद्ध करो। महमूद गजनवी सेना लेके आता है और इस मुल्तान क्षेत्र में फिर आक्रमण करता है और मुल्तान क्षेत्र में आक्रमण करने के पश्चात सुखपाल हार जाता है। यहाँ के थानेश्वर, कन्नौज और अजमेर के शासक इधर इधर भागने लगते हैं। उसी समय आनंदपाल अपनी जान बचा के भाग आता है और आनंदपाल को अब ये पता चल जाता है कि अगला आक्रमण होगा हम पे। होता यही है, 1008 की बात करें तो आनंदपाल पे होता है आक्रमण, आनंदपाल पर आक्रमण होता है। आनंदपाल बहुत ही वीरता से संयुक्त सेना बनाकर इसका सामना करते हैं और संयुक्त सेना के साथ एक समय तो ऐसा लगता है कि आनंदपाल जीतने ही वाले हैं। इनकी 2/3 सेना बची रहती है, जबकि महमूद गजनवी की 2/3 सेना परास्त हो चुकी होती है। लेकिन महमूद गजनवी भी रणनीति का कलाकार था। उसने आनंदपाल के हाथियों के ऊपर नियम के विरुद्ध आक्रमण कर दिया। हाथी बौखला गए, अपनी ही सेना को रौ देने लगे। इसका फायदा महमूद गजनवी के तीरंदाजों ने लिया, लाखों की संख्या में बाण वर्षा कर दी और संपूर्ण सेना को खत्म कर दिया। उसके बाद भी यदि थोड़ी बहुत सेना बची रही तो इसके घुड़सवार सैनिक गए और उनकी गर्दन उड़ाते हुए चले गए। इस तरह से आनंदपाल हार जाते हैं। तो ये युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण है कि आनंदपाल जीतते जीतते हारते हैं, तो ये जान लीजिए। 7वें युद्ध की बात करते हैं तो 2 क्षेत्र, 7वां और 8वां युद्ध, नारायणपुर और नगरकोट, यह मुख्यतः हिमाचल प्रदेश के आसपास के क्षेत्र हैं, यमुना नदी के ऊपर वाले क्षेत्र ही। नारायणपुर और नगरकोट दोनों में मंदिर रहते हैं, मंदिर में अकूट धन संपदा रहती है। हिंदू धर्म के मंदिर रहते हैं और मंदिरों को लूट लेता है, तो यहाँ के मंदिर भी लूट लेता है और यहाँ के मंदिर भी लूट लेता है और धन संपत्ति लूट के चला जाता है। ये हो गए इसके 8 युद्ध। 8 युद्ध के बाद हम बात करते हैं अब 9वें युद्ध की। बने रहिएगा। 9वें युद्ध की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, त्रिलोचन पाल। त्रिलोचन पाल, त्रिलोचन पाल वैसे तो प्रतिहार शासक था। त्रिलोचन पाल पंजाब के क्षेत्र में शासन कर रहा था, जहां आनंदपाल रहते थे पहले पेशावर और पाकिस्तान के क्षेत्र में, तो वहीं पंजाब क्षेत्र में शासन कर रहा था। आनंदपाल के जाने के बाद सत्ता की जिम्मेदारी इसके ऊपर आ गई थी। अब त्रिलोचन पाल के ऊपर आक्रमण करता है गजनवी 1012 में। ये 1012 लिख लीजिए। 1012 में आक्रमण करता है। कितने युद्ध हो गए हैं? 5 मुल्तान, 5वां मुल्तान हो गया, 6वां आनंदपाल हो गया, 7 और 8 हो गए और अब ये 9वां युद्ध है। 9वां युद्ध त्रिलोचन पाल जो प्रतिहार शासक है 1012 में। महमूद गजनवी, एक दुर्ग होता है नंदुवार। नंदुवार के दुर्ग में त्रिलोचन पाल रहता है और नंदुवार के दुर्ग पे आक्रमण करके इसे वहां से खदेड़ देता है। इसके बाद ये जाता है कश्मीर और कश्मीर के शासक संग्राम सिंह के साथ संयुक्त सेना बनाता है और 1013 में 1012 में पहला आक्रमण और 1013 और 14 के मध्य ये विद्रोह कर देता है। ये अपनी सेना लेके आता है संग्राम सिंह के साथ, लेकिन सेना सामना नहीं कर पाती। महमूद गजनवी फिर इन्हें खदेड़ देता है, परास्त कर देता है। फिर त्रिलोचन पाल फिर भागता है और 3 साल तक अज्ञातवास में रहता है और बाद में 1018 के आसपास चंदेल शासक होते हैं, चंदेल शासकों को इकट्ठा करता है और चंदेल शासक के साथ फिर आता है और युद्ध करता है। चंदेल शासक भी परास्त हो जाते हैं और अंततोगत्वा त्रिलोचन पाल को भागना पड़ता है। इसके बाद इसने कभी आक्रमण नहीं किया और 1026 आते ये मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। बाद में ये पूरा हिंदू शाही वंशी देख रहे हैं आप, समाप्त हो जाता है। इसके बाद हिंदू राजा आते नहीं हैं और एक आखिरी राजा बचता है 1027 में, भीमदेव, जिसकी आगे हम चर्चा कर लेंगे। भीमदेव, इसको भी गजनवी परास्त कर देता है
और भीमदेव परास्त होने के बाद पूरी की पूरी जो हिंदू वंश की सत्ता थी, हिंदू वंश ही समाप्त हो जाता है। तो 9वां युद्ध तो ये। अब देखिए त्रिलोचन पाल से युद्ध होता है। फिर आप महत्वपूर्ण युद्ध देखेंगे, थानेश्वर का युद्ध, बहुत महत्वपूर्ण थानेश्वर का युद्ध। यहाँ विष्णु जी का विशाल मंदिर रहता है थानेश्वर, हर्षवर्धन की राजधानी रहती है। विष्णु जी का मंदिर रहता है, अकूट धन संपदा रहती है। विष्णु मंदिर को लूट लेता है और तबाह नष्ट करके चला जाता है। तो ये था इसका 10वां युद्ध। 11वें युद्ध की यदि बात करते हैं तो 11वां युद्ध है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड से पहले भी आता है काश्मीर का युद्ध। कश्मीर का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि 1015 में ये युद्ध हुआ था। थानेश्वर का 1014 में हुआ था। कश्मीर की शासिका रहती है लोहार वंश की रानी दिद्दा। रानी दिद्दा खराब मौसम का फायदा लेके महमूद गजनबी के आक्रमण को विफल कर देती है और कहा जाता है कि पहली ऐसी शासिका थी जो महमूद गजनबी से नहीं हारी बल्कि महमूद गजनबी को ही धूल चटा देती है। तो ऐसी कौन सी शासिका है जिसने महमूद गजनबी का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया? ये रानी दिद्दा है, कश्मीर के लोहार वंश की शासिका। ये था 11वां युद्ध। 12वें युद्ध की बात करें, मथुरा वृंदावन। मथुरा वृंदावन क्यों प्रसिद्ध है? मथुरा वृंदावन इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ के एक शासक होते हैं कलचुरी शासक कोक्कल द्वितीय कलचुरी शासक रहते हैं और कोक्कल द्वितीय इनका सामना नहीं कर पाते हैं और हार जाते हैं। तो देखिए 12 युद्ध हो गए और 13वें युद्ध की हम बात करते हैं, कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध ये थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। 1018 के आसपास का युद्ध रहता है कन्नौज का युद्ध। कन्नौज के शासक रहते हैं राज्यपाल शासक रहते हैं प्रतिहार वंशी। और ऐसा कहा जाता है कि जब महमूद गजनबी ने इन पर आक्रमण किया तो बिना लड़े ही भाग जाते हैं, जिसके एवज में बाद में एक चंदेल शासक होते हैं विद्याधर, पहले इसको निपटाते हैं और फिर महमूद गजनबी को युद्ध के लिए ललकारते हैं। तो अगला आक्रमण आप देखेंगे विद्याधर से 2 बार सामना होता है। 1019 और 1022। कन्नौज का 1018 में होता है। 1019 और 1022 2 युद्ध होते हैं विद्याधर से, और विद्याधर पहले युद्ध में अनिर्णायक विजय रहती है। कहने का मतलब यह कि दोनों की सेना लड़ती है और एक लंबे समय बाद जब कोई निर्णय नहीं हो पाता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, दोनों अपनी अपनी सेना वापस ले लेते हैं। लेकिन दूसरे युद्ध होता है और विद्याधर फिर कड़ी शिकस्त देते हैं और अंत में दोनों के मध्य संधि हो जाती है। और इसके बाद ये शपथ लेता है कि हम विद्याधर पे कभी आक्रमण नहीं करेंगे और महमूद गजनी वापस चला जाता है। और सबसे खतरनाक युद्ध अब आएगा सोमनाथ का युद्ध। गुजरात में सोमनाथ मंदिर है। सोमनाथ में एक शासक हुआ करते थे भीम प्रथम। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को लूटने के उद्देश्य से वहां पे आक्रमण किया और इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि भीम प्रथम उस समय जिस समय महमूद गजनबी ने आक्रमण किया वहां पे उपस्थित नहीं था, केवल सेना थी और सेना को परास्त करके ये सोमनाथ मंदिर को लूट लेता है और वहां की मूर्तियों को तोड़ देता है, वहां की धन संपदा को लूट लेता है और वहां की मूर्तियों को ले जाकर गजनी की मस्जिद की सीढ़ियों में लगवा देता है और मक्का मदीना की सीढ़ियों के नीचे लगवा देता है। तो कुछ इस प्रकार की क्रूरता ये दिखाता है। लेकिन एक घटना घटती है बीच में, जब ये यहाँ की मूर्तियां ले जा रहे होते हैं तो जाट जो होते हैं, जाटों ने इन पर आक्रमण कर दिया था महमूद गजनबी पर। और महमूद गजनबी उस समय तो केवल प्रतिरक्षा करते हैं, अपनी जान बचाते हैं, लेकिन जल्दी ही वो भारत आएंगे और जाटों पे विद्रोह करके, जाटों के ऊपर आक्रमण करके, जाटों का संपूर्ण विनाश करके ये अंतिम युद्ध की समाप्ति कर देंगे। तो देखिए 16 युद्ध के बाद 17वां युद्ध जाटों के विरुद्ध। तो अब लिख लीजिए, जाटों से
युद्ध, जो कि अंतिम युद्ध माना जाता है 1027 में। 1027 में हरियाणा के आसपास वाले क्षेत्र में आप जाट देखते हैं, जाटों पे आक्रमण होता है और जाट हार जाते हैं। जाट को पूरी तरह से खत्म कर देता है, वहां के दुर्गों को लूट लेता है और संपूर्ण विनाश करके महमूद गजनबी गजनी चला जाता है। और कहा जाता है 1030 में ये वहां मृत्यु को भी प्राप्त कर लेता है, वहीं उसका मकबरा भी है गजनी में। तो ये थे इसके 17 आक्रमण। 17 आक्रमण की ये विस्तृत चर्चा थी, जिसमें हमने लगभग 20 आक्रमण देख लिए हैं 17 के अंदर ही, क्योंकि त्रिलोचन पाल के 2 आक्रमण देख लिए, भीमदेव का 1 आक्रमण देख लिया, तो लगभग 20 आक्रमण। महमूद गजनवी के बारे में इतनी जानकारी बहुत ही पर्याप्त है, इससे ज्यादा आक्रमण उसने किए नहीं, ना ही पढ़ने को मिलता है, क्योंकि जहां से जितने आक्रमण हो सकते थे हमने पूरे ही कवर कर लिए हैं। उसके बाद इसके प्रभाव की यदि हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए प्रभाव, महमूद गजनवी के आक्रमण के प्रभाव क्या हुए, तो देखिए हिंदू शाही राजवंश पूरी तरह समाप्त हो गया। हिंदू शाही राजवंश था, हिंदू राजवंश था, वहां की स्थापना की थी कल्लर ने, और जो कि भीमदेव पर आकर 1027 में पूरी तरह समाप्त हो जाता है। तो पूरे के पूरे हिंदू शाही राजवंश को समाप्त कर देता है। राजनैतिक एकता की फूट पता चलती है, जिससे बाद में विदेशी आक्रमणकर्ता भारत आएंगे और भारत को लूटेंगे। आगे आप मोहम्मद गौरी को पढ़ेंगे तो इसी का फायदा तो लेते हैं बाद में इसी नीति का। तीसरी चीज देखिए, एक संयुक्त सत्ता का अभाव दिखता है यहाँ पे। इससे यह पता चलता है कि भारतीयों में एकता की कमी पाई गई, इसलिए महमूद गजनवी का कोई डटकर सामना नहीं कर पाया आनंदपाल और लोहार वंश की शासिका रानी दिद्दा के अलावा। और क्या दिखता है, और इसमें केंद्रीय सत्ता का अभाव था। देखिए सब अपने अपने क्षेत्र के लड़ रहे थे, सब छोटे छोटे क्षेत्रों में बटे थे। जब भी एक पे आक्रमण होता था दूसरा मौन रहता था। तो देखिए ये प्रभाव था कि बहुत सारी चीजें झलक गई। हिंदू शाही राजवंश की समाप्ति हो गई, राजनीतिक एकता की कमी दिखी, और राष्ट्रवादी भावनाओं की भी कमी दिखी, स्वार्थी भावनाओं की भी देखिए परिलक्षिता हुई। कैसे कि सभी राजा अपने अपने छोटे छोटे क्षेत्र को बचाने के लिए संघर्ष करते रहे। और देखिए सबसे बड़ी चीज जो राष्ट्रवादी भावना की कमी यहाँ से उजागर हुई, और इसके प्रभाव बाद में विदेशियों के लिए, विदेशी आक्रमणकर्ताओं के लिए मार्ग खुला। किन राजा से संधि की जा सकती है, कौन सा क्षेत्र कमजोर है, इसकी भी जानकारी विदेशियों को प्राप्त हो गई। तो ये इसके प्रभाव थे। अब प्रभाव के बाद हम देखते हैं, प्रभाव के बाद हम बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट निपटाते हैं, साहित्यकार। साहित्यकार, उपाधि और इनकी रचनाएं, ये भी देख लेते हैं। यदि हल्का फुल्का बोर्ड में ना दिख रहा हो तो मुझे ध्यान से सुनिएगा। देखिए साहित्यकार रचना उपाधि में सबसे पहला साहित्यकार जो इसका दरबारी साहित्यकार माना जाता है, उत्बी। इसने एक पुस्तक लिखी है किताबुल यामनी। ये वही साहित्यकार है जिसने इसके भारत पर आक्रमण करने और मंदिरों की तोड़ फोड़ करने को जिहाद की संज्ञा दी है। ये क्वेश्चन बनता है। तो जिहाद का इस्तेमाल महमूद गजनवी के लिए उत्बी ने की है। फिर सबसे प्रमुख हम आते हैं जो कि 20 वर्ड का भी क्वेश्चन मेंस में बन जाता है, और वैसे भी एसएससी सीजीएल का ये फेवरेट क्वेश्चन है, अल-बरूनी। अल-बरूनी ने पुस्तक लिखी है, देखिएगा, तारीख ए हिंद, या इसे क्या बोलते हैं, तहकीक ए हिंद, हिंदी में बोलते हैं भारत की खोज। और चौथा नाम जो आपने नहीं सुना होगा, इसको बोलते हैं कानून अल मसूदी। कानून अल मसूदी, ये भी लिख लीजिए। अल-बरूनी का कभी कभी नाम पूछ लेता है, पूरा नाम अबू रिहान था, अबू रिहान, या आप मोहम्मद अबू रिहान भी कह सकते हैं। तो अल-बरूनी के बारे में ये जानकारी, 80 अध्याय की ये पुस्तक है, जो कि मुख्यतः दर्शन शास्त्र, भूगोल, भागवत गीता, महापुराण, संस्कृत, इन ग्रंथों का समावेश इसने इसमें किया है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। और पुराणों का अध्ययन करने वाला, पुराणों का अध्ययन करने वाला, चाहे आप यहां लिख लीजिए, इसको मिटा देता हूं मैं, छोड़ना कुछ नहीं है, 5 मिनट और समय दीजिए, ज्यादा से ज्यादा जानकारी ही लीजिए। तो देखिए पुराणों का अध्ययन करने वाला ये पहला मुस्लिम था। कौन? अल-बरूनी। और इसकी जो पुस्तक है तहकीक ए हिंद, इसको 11वीं सदी के दर्पण कहते हैं। तो तहकीक ए हिंद या तारीख ए हिंद, या ये देखिए किताबुल हिंद भी बोलते हैं,
तो तहकीक हिंद, तारीख हिंद को 11वीं सदी का दर्पण बोलते हैं, ये भी जान लेना है। और अलबरूनी को प्राप्त किया गया था, ये भी एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाता है, किससे प्राप्त किया गया था? एक शासक होते हैं ख्वारिज शाह के दरबार में ये रहा करता था अलबरूनी, जिसे बाद में महमूद गजनवी छीन ले जाता है और महमूद गजनवी के साथ रहने लगता है। 1018 में ये भारत आया था। तो महमूद गजनवी और अलबरूनी से संबंधित इतनी चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है, और लगभग ये सभी जानकारी, इतनी जानकारी भी हम सामान्यतः पढ़ते नहीं है, इसलिए मैंने सब कवर कर दिया इसमें, ताकि आप मेंस भी लिखे तो पूरा का पूरा काम यहाँ पे हो जाए। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण कौन है? फिरदौसी ने एक पुस्तक लिखी है शाहनामा। फिरदौसी एकमात्र ऐसे साहित्यकार थे जो भारत नहीं आए, ये भी जान लेना है, भारत नहीं आए हैं, और इन्हें एक उपाधि मिली है पूर्व का होमर कहा गया है। तो ये चीजें फिरदौसी के बारे में जान लीजिए। एक और साहित्यकार महमूद गजनवी के समय में थे बैहाकी, वैसे तो इनके पिता के समय में थे, लेकिन महमूद गजनवी के साथ ज्यादा समय इन्होंने बिताया। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है तारीख ए सुबुक्तगीन, और इन्हें लैंडपुल ने विदेशी विद्वान ने इन्हें पूर्वी पेप्स की संज्ञा दी है, पूर्वी पेप्स कहा है, ये जान लीजिए। और भी है बैहाकी और फारूकी भी आया था। तो ये महत्वपूर्ण विद्वान इससे संबंधित हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण विद्वान जो कि हम बहुत ही कम पढ़ते हैं, बहुत ही कम किताबों में मिलता भी है, फरिश्ता, जो कि आने वाले समय में मेंस का बेहतरीन क्वेश्चन हो सकता है और आता भी है। फरिश्ता क्या है? फरिश्ता इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि फरिश्ता ने अपने ग्रंथों में महमूद गजनवी का उल्लेख किया है। वैसे तो फरिश्ता बीजापुर के शासक रहते हैं, बीजापुर के शासक रहते हैं आदिल शाह, उनके दरबार में रहता है। इसने पुस्तक लिखी है, पुस्तक इसकी महत्वपूर्ण फरिश्ता की। पुस्तक का नाम है तारीख ए आदिल शाही, लिख लीजिएगा। इसी का दूसरा नाम भी है गुलशन ए इब्राहिमी, इसी का दूसरा नाम है। तो ये महत्वपूर्ण है फरिश्ता, इसको भी हम कवर कर लेते हैं। फिर आगे चलते हैं और लगभग इतने ही साहित्यकार रहते हैं जिसको हमने पूरी तरह से देख लिया है। साहित्यकार के बाद हम देख लेते हैं कि कौन से क्षेत्र में किसका शासन चल रहा था। तो देखिए शासन कौन से क्षेत्र में किसका चल रहा था। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि जिस समय महमूद गजनवी ने आक्रमण किया उस समय दिल्ली में किसका शासन था, किस वंश का शासन था। तो देखते चलिए, हम शुरुआत करते हैं आगे से। तो अरब क्षेत्र से करते हैं। अरब क्षेत्र में अरब वंश का शासन रहता है। अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में आप जो देखते हैं, इससे पहले पड़ता है, वो करामाथी वंश का शासन था। वहां करामाथी वंश, ये दाऊद जो था मुल्तान वाला, ये करामाथी वंश का ही था। अरब क्षेत्र आता है, सिंध क्षेत्र। फिर पेशावर क्षेत्र आप देखते हैं, वहां हिंदू शाही राजवंश रहते हैं। फिर अंदर आते हैं आप कश्मीर में, तो देखते ही हैं लोहार वंश रहता है। गुजरात वाला जो क्षेत्र होता है वहां सोलंकी या चालुक्य शासक निवास करते हैं। दिल्ली महत्वपूर्ण होता है, राजधानी है, तो दिल्ली में तोमर शासक उस समय राज कर रहे थे। और कन्नौज पे चूंकि विष्णु मंदिर को बार बार लूटा गया था, इसलिए कन्नौज में भी महत्वपूर्ण है। कन्नौज में प्रतिहार शासक थे। बंगाल हमने नहीं देखा है, क्योंकि बंगाल का क्वेश्चन बन सकता है इस तरह, और बंगाल में भी जान लीजिए, बंगाल में पाल वंश का शासक था। और दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य विस्तृत था उस समय। तो ये महत्वपूर्ण, देखिए इस समय शासक थे। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इस समय। अब कंपटीशन का लेवल हाई हो रहा है, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम दीजिए, इसलिए ये भी जानिए। और महमूद गजनवी को पूरी तरह समाप्त कीजिए। आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक ही बार पढ़े और इसको टोटल सफाया करें।
और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, क्योंकि मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता हूं। जो भी अतिरिक्त जानकारी वो भी जान लीजिए, कम समय में ज्यादा जानकारी देना ही मेरा काम है। देखिए, एक सिक्का था दिरहम, अरबी सिक्के जो थे उन्हें दिरहम कहते थे, ये तो आप जानते हैं। ये चांदी का सिक्का था, महमूद गजनबी के समय जो चला 3 ग्राम का था। इसमें 2 उल्लेख मिलते हैं। जैसे अल कादिर बिल्लाह के समय में ये माना जाता है कि इसने सुल्तान पद की उपाधि दी थी, इसे सुल्तान पद की स्वीकृति दी थी, पर कुछ सिक्कों में इसके आमिर मोहम्मद लिखा मिलता है। आमिर मोहम्मद लिखने से स्पष्ट ये होता है कि इसे सुल्तान पद की स्वीकृति अल कादिर बिल्लाह ने कभी दी ही नहीं थी, ऐसे इसके सिक्कों से पता चलता है। तो ये भी जान लीजिए। और महत्वपूर्ण क्या बात है इस सिक्के में, इस सिक्के में 2 भाषाओं का प्रयोग हुआ है, 2 भाषाओं के लेख अंकित हैं। आगे जो है अरबी भाषा के लेख अंकित हैं, और पीछे आप देखेंगे तो पीछे रहता है संस्कृत भाषा के लेख। और इसके बखान में एक लाइन यहां डायलॉग के रूप में वर्णित है, उसमें लिखा है अव्यक्त में कम मोहम्मद नूरपति महमूद। अव्यक्त में कम मोहम्मद नूरपति महमूद। तो ये महमूद गजनबी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण डेटा को हमने कवर कर लिया है। अब आप चाहे प्रीलिम्स दे लें या मेंस दे लें, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, मेरी गारंटी। कोई भी आपको सेट लगाने लगा लीजिए, घटना चक्र लगाने लगा लीजिए, लूसेंट लगाने लगा लीजिए, कोई भी क्वेश्चन बैंक लगाइए, वनडे एग्जाम से लेके स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में जो फैक्चुअल डेटा बनते हैं उसके भी क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा। और एक बात और, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, यदि पसंद नहीं आ रही कोई बात नहीं, लेकिन हम मेहनत कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो 0 से एडवांस लेवल पे जा रहे हैं। तो यदि आपको पसंद है तो आपको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो इतना तो किया जा सकता है, इतना कम से कम कर दे, हमारा मनोबल बढ़ता है आपके सब्सक्रिप्शन से। और हमें यह भी पता चलता है कि आप इच्छुक हैं कि और नई नई चीजें लाई जाए। हम लगातार क्वालिटी कंटेंट की ओर बढ़ रहे हैं और हम एक के बाद एक हर सब्जेक्ट यहाँ लाएंगे और पूरा का पूरा कोर्स ही खत्म करेंगे। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि हर व्यक्ति लाखों रुपए देने के लिए सक्षम नहीं है। इसलिए हमारी टीम ने एक पहल की है कि हर व्यक्ति को क्वालिटी एजुकेशन घर में बैठे ही उपलब्ध करा दिया जाए। 1.5 GB डेटा का सही इस्तेमाल उसके जीवन में होना चाहिए, यही हमारी प्रतिबद्धता है। इसी संकल्प साथ हम काम कर रहे हैं। हमारा जो कंटेंट है आप उसको मैच कर लीजिएगा, हमारे कंटेंट में कोई भी कमी नहीं दिखेगी। महमूद गजनबी के फैक्ट जो होते हैं एक्सपेक्टेड जो भी बन सकते हैं हमने पूरा छांट लिया है, पूरे ऑथेंटिक सोर्स से हमारी कंटेंट टीम ने छांटा है, उसके बाद हम डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी डेटा दिया जाएगा वो ऑथेंटिक ही रहेगा। गारंटी है कि इसमें से बहुत सारे डेटा तो ऐसे हैं कि वो आपने सुने ही नहीं होंगे। तो हमारी टीम इस प्रकार काम कर रही है। हमारा काम आपको क्वालिटी एजुकेशन देना है, आप सपोर्ट करें, सहयोग करें और हमारे साथ पढ़ते चलें। और हम अगले सेशन में मिलेंगे मोहम्मद गौरी के साथ, जो कि गौर वंश का शासक था। और मोहम्मद गौरी और महमूद गजनबी का जो वंश था, गौर वंश और गजनबी वंश, ये दोनों कट्टर दुश्मन थे। इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे और किस प्रकार मोहम्मद गौरी महमूद गजनबी के वंश को समाप्त करते करते भारत में घुस आया था, इसका भी तार्किक विश्लेषण करेंगे। क्योंकि हम डायरेक्ट पढ़ लेते हैं, चीजें लिंक नहीं होती हैं, तो पूरा याद भी हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे फैक्ट और कॉन्सेप्ट भी सेट हो जाएंगे, तो आप जब मेंस लिखेंगे तब भी काम आएगा। और इसमें देखिए हम यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एनडीएस, सीडीएस, एसएससी, सीजीएल, टियर 1 और बैंकिंग के जो फैक्चुअल कंटेंट आते हैं उन सब का जो कंपाइलेशन है फैक्ट रूप में हमने यहाँ बीच में कर लिया है। तो फैक्ट भी जबरदस्त कर दिए हैं ताकि आपका कोई फैक्ट भी ना छूटे, और कॉन्सेप्ट भी लिंक कर दिया है। कम टाइम में इससे ज्यादा जानकारी आप एक समय में एकत्रित नहीं कर सकते, ये मेरी गारंटी है। बस आपको चलना है, नोट्स बनाते चलना है, फिर आप मुझे बताइएगा कि आपने कंटेंट क्या लिखा है। आपके पास जब पेपर सेट होंगे, आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे या टेस्ट सीरीज लगाएंगे, तब आपको समझ में आएगा आपने क्या पढ़ा है। अभी तो